दोस्तों नमस्कार, प्रणाम है आप सभी को। आज मैं एक बड़ा खास टॉपिक लेके आप लोगों के सामने आया हूं। दोस्तों हम सभी ग्रहों से संबंधित बात करते हैं। बृहस्पति है, सूरज है, चंद्र है, राहु है, केतु है, 9 ग्रह हम लोग मानते हैं। बाकी बाद में तो बहुत सारे और भी ग्रहों की खोज की है दुनिया जहां ने, लेकिन वो सभी ग्रह हमसे इतनी ज्यादा दूर हैं कि उनका असर हमारे पास बहुत कम आता है। मतलब कि हमारे अपने भारतीय ज्योतिष के सिद्धांतों के अनुसार, इस बात को समझिएगा। यानी कि हम उन ग्रहों को जो हमसे हद से ज्यादा दूर हैं, उनके कोई बहुत बड़े अधिकार क्षेत्र में हम नहीं रहते हैं, लेकिन हम 9 ग्रह हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में रहते हैं। इसके अलावा हमारी धरती माता, ये पृथ्वी है, ये भी एक ग्रह है। आप में से ज्यादातर लोग ये जानते होंगे, लेकिन शायद ध्यान नहीं देते होंगे। इस बात को समझिए। तो दोस्तों हम पे 9 ग्रहों का तो ऊपर से दूर से इफेक्ट है, लेकिन उनकी सीमा रेखा जहां उनका प्रभाव आता है हम वहां पे हैं। फिर बचती है पृथ्वी। पृथ्वी के तो ऊपर हम रहते ही रहते हैं, यानी कि धरती माता इसको हमने बोला है। और इसी धरती के उपजाए हुए अन्न, फल, फ्रूट, सभी चीजें हम खाते हैं। इस बात को समझिए। यानी कि धरती माता का तो हमारे जिस्म में, हमारे मन मस्तिष्क में पूरा असर है। इस बात को समझिए। तो हम इस प्रकार से एक 9 ग्रहों की दूर से ऊर्जा लेते हैं, जो अच्छी और बुरी कुछ भी हो सकती है। ये एक एनर्जी है, इस बात को समझिए। हमने जो जो नाम दिए हैं, बृहस्पति, वो बृहस्पति की एनर्जी है। जो सूरज है वो सूरज की एनर्जी है। राहु, आपको ध्यान होगा कि कोई फिजिक नहीं है। राहु को कोई आप टेलीस्कोप से या आंखों से नहीं देख सकते। सूरज को, चंद्रमा को हम लोग रोजाना अपनी आंखों से देखते हैं। और शुक्र जब धरती के काफी नजदीक आ जाता है तो हम छोटे मोटे लेंस या अपनी नंगी आंखों से भी शुक्र को देख लेते हैं, क्योंकि शुक्र हमारी धरती से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इस बात को समझिए। तो दोस्तों अब यहां पे जो बात मैं कहना चाह रहा हूं उसको समझिए। क्या धरती माता का इफेक्ट पे हम कभी ज्योतिष में चर्चा नहीं करते हैं। किसी भी ज्योतिष के विद्वान जो प्राचीन समय से ऋषि मुनि थे, या आज के समय में जो आधुनिक युग के मेरे जैसे भाई बंद हैं जो ज्योतिष पे काम करते हैं, कोई भी बात नहीं करता। इसका एक कारण पहले मैं खोल देता हूं। क्योंकि हम धरती पे रहते हैं और धरती पे पूरी तरीके से रहने के कारण धरती का असर हमारे ऊपर हमेशा रहता है और 100% होता है। अब दूसरी बात, आप लोगों ने देखा होगा बहुत से ज्योतिषी भाई हमारे पत्थर यानी नग उंगलियों में डलवा देते हैं, गले में डलवा देते हैं। कुछ लोग कलाई पे भी कड़ा वगैरह पहना के कोई पत्थर डलवा देते हैं। इस बात को समझिए। कुछ हमारे भाई बहन अलग अलग रंग के काला, पीला, नीला धागा बनवा के भी लोगों को फायदा देते हैं। अब इस सिद्धांत को समझिएगा। हम सभी ग्रहों की ऊर्जा में रहते हैं। जिस प्रकार से हम जिस वायुमंडल में रह रहे हैं, उस वायुमंडल में 9 ग्रहों का पूरा इफेक्ट है। धरती माता का उन ग्रहों से भी ज्यादा इफेक्ट है। इस बात को समझिए। इस बात को समझिए। धरती भी एक ग्रह ही है जिसके ऊपर हम रह रहे हैं। यानी कि हम ऐसे एक वायुमंडल में रहते हैं, एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जैसे कि समंदर में मछली पानी के अंदर रहती है। अब समंदर के अंदर मछली पानी के अंदर रहती है तो क्या उस पर सूरज का असर नहीं होता? जब धूप पड़ती है तो पानी को भी, नदियों तालाबों को, है ना, मौसम ठंडा गर्म होता है तो पानी में भी टेम्परेचर में परिवर्तन आता है। रात को चंद्रमा का भी पानी में परिवर्तन आता है। इस प्रकार से हम धरती के वायुमंडल में रहते हैं। जिस प्रकार से मछली एक उदाहरण है, आप लोग अपना दिमाग लगाइए, सोचिए, वैसे रहते हैं। अब इसमें दूसरी बात आती है दोस्तों, राहु, केतु, इन पे फिजिक नहीं है। जैसे मैंने पहले बोला, ये एक दबाव क्षेत्र है, यानी कि एक ऊर्जा पुंज है। हमें दिखते नहीं है लेकिन इनका असर होता है। और इन दोनों को ना दिखने के बाद भी इनका असर किस प्रकार से होता है इसको समझिए। दोस्तों जिस प्रकार से, मैं आपको थोड़ा सा पहले उदाहरण दे देता हूं। आपने देखा होगा अभी सीरिया में, तुर्की में भूकंप आया। हिंदुस्तान में भी आते रहते हैं, है ना, अलग अलग क्षेत्रों में। अब दोस्तों यहां पे समझिएगा कि हमारी जो पूरी धरती माता है, ये सूरज का चक्कर लगा रही है। इस बात को समझिए। हमारी धरती माता यानी कि एक ग्रह है और चंद्रमा इसका उपग्रह है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उसको ग्रह मान के फलादेश वगैरह जो भी किया जाता है वो एक अलग मुद्दा है। अब समझिए कि ये धरती माता सूरज देवता का चक्कर काट रही है और सूरज देवता हमसे हजारों करोड़ किलोमीटर दूर है। और इस बात को समझिएगा कि धरती माता जो चक्कर काट रही है, इसकी स्पीड क्या होगी। मेरी बात समझने की कोशिश करिए कि धरती कोई 2, 4, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नहीं चल रही है। धरती की जो गति है ना,
ये हजारों किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब दूसरी बात कि इस धरती के इतनी स्पीड पे घूमने पे हमारे ऊपर असर क्यों नहीं हो रहा है, इस बात को समझिए। इस धरती का इतनी ज्यादा स्पीड पे घूमने यानी कि दौड़ने के कारण फिर भी हमारे ऊपर कोई असर क्यों नहीं हो रहा है। अगर आपको मैं बोलूं आप बाइक पे बैठिए और 100 की स्पीड पे चलिए, कार में बैठिए 150-150 की स्पीड पे चलिए, आप पे कितना असर होता है ना। बाइक को सुरक्षित या स्कूटर को सुरक्षित नहीं माना जाता है क्योंकि हवा के थपेड़े पड़ते हैं, इसलिए हेलमेट वगैरह सावधानियां, आंखों में चश्मा लगा के अपनी आंखों की सुरक्षा भी करते हैं, है ना। इतना दबाव हम पे उस हवा का होता है, ऐसे समझिए। तो दोस्तों इस धरती पे घूमने के कारण जो दबाव बन रहा है, अब यहां पे दूसरी बात भी समझ लीजिए। जब धरती इतने हजार मतलब सैकड़ों किलोमीटर, 1000 किलोमीटर स्पीड पे चल रही है, सूरज तो इतनी बड़ा है ना, और सूरज जब हमारी धरती से इतने करोड़ किलोमीटर दूर है, पॉइंट समझिएगा, तो धरती उसका पूरा चक्कर कितनी स्पीड से लगा रही होगी, ऐसे समझिए। अब दूसरी बात पे आइए कि ये जब हम 150 किलोमीटर की स्पीड पे किसी भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर पे चलते हैं, है ना, किसी भी, तो हम पे इतना असर पड़ता है। लेकिन धरती तो कितने ज्यादा स्पीड से चलती है लेकिन हम पे असर नहीं पड़ता। हमारे पेड़ पौधे सीधे खड़े हो जाते हैं, हमारी बिल्डिंग सीधी खड़ी हो जाती है ना, इस बात को समझिए, और वो खड़े रहते हैं। असर तो है उन पे, इसीलिए तो वो पुरानी होकर जर्जर होकर धीरे धीरे गिरती हैं। वृक्ष पुराने हो जाते हैं तो तेज हवा चलती है तो गिर जाते हैं, लेकिन तत्कालिक असर नहीं है, बहुत लंबे समय में वो असर आता है। इंसान अपनी 80 साल, 100 साल, 150 साल, 125 साल की उम्र तक बहुत से लोग जीते हैं और वो सही चलते रहते हैं। बिल्डिंग 100-100, 200-200 साल, 500-500 साल। और भारतीय जो वास्तुकला है उसमें तो पुराने जो हमारे किले हैं, महल हैं, हमारे मंदिर हैं, है ना, हजारों हजार साल तक अच्छे हालात में खड़े रहते हैं, इस बात को समझिए। तो इनको जो खड़ा रखती है ना, वो ऊर्जा राहु और केतु से संबंधित है। मैंने एक शब्द, मैं कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, सिर्फ ग्रेजुएशन की है मैंने, लेकिन हाँ, मैं अपनी कम उम्र से ज्योतिष विद्या की तरफ आकर्षित हो गया था और ज्योतिष ही मैंने आज अपने लिए अपना प्रोफेशन बनाया हुआ है, ठीक है, इसको समझिए। लेकिन जब हम सोचने बैठते हैं कि ग्रह हमें क्या क्या दे रहे हैं, ग्रह हमसे क्या क्या ले रहे हैं, ग्रहों के क्या क्या तासीर है, ग्रह हमें किस प्रकार से अपना अच्छा और बुरा असर दे रहे हैं, तो देखिए हर एक जीवन पे ये राहु का कितना नेक असर है ना, राहु केतु का। और उन पे कोई फिजिक नहीं है, वो एक प्रकार से एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, जिसको मैंने नाम दिया जैसे ग्रेविटी भी कह सकते हैं। उसी ग्रेविटी के कारण ही हम कोई वस्तु ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आके वापस गिर जाती है जमीन पे, जमीन अपनी तरफ खींचती है। ये जमीन की अपनी ग्रेविटी है, ऐसे समझिए। अब फिर राहु पे आ जाते हैं साहब। अब जैसे मैंने बोला, तुर्की में, सीरिया में अभी भूकंप के झटके आए और हजारों हजार बिल्डिंग गिर के तहस नहस हो गई, इस बात को समझिए। अब एक और बात मैं यहां पे कहता हूं, उसको समझिए दोस्तों। जब पृथ्वी घूम रही है सूरज के चारों तरफ, तो सूरज के चारों तरफ और हजारों किलोमीटर की स्पीड पे घूमने के कारण धरती अलग अलग, है ना, जो आकाश गंगा है, जो अंतरिक्ष है, उसमें जगह यानी कि स्थान बदलते हैं। हम पृथ्वी पे जहां बैठे हैं, हमारा घर वहां से 2 किलोमीटर दूर है, हमारा पिताजी का कमरा 10 कदम दूर है, मेरा ऑफिस आधा किलोमीटर दूर है, वो तो वहीं सब रहता है। लेकिन पूरे अंतरिक्ष में पृथ्वी कंटिन्यू दौड़ने की वजह से, चलने की वजह से, घूमने की वजह से अपना स्थान परिवर्तन करती है। अब दूसरी बात पे आइए, जो ग्रह दूर दूर हैं पृथ्वी से, पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पर उन ग्रहों की एनर्जी की जो ताकत है, जो एनर्जी की एवरेज है, हम इसको अगर नंबर दें, कहीं 1 ग्राम गिर रही है ना, कहीं 5 ग्राम गिर रही है, कहीं 10 ग्राम गिर रही है। फिर इस धरती की जो ताकत है, जो इस धरती ग्रह की जो अपनी ऊर्जा है, जो अपनी एनर्जी है, वो उस एनर्जी के साथ, चाहे वो बृहस्पति है, चाहे सूरज की एनर्जी है, चाहे राहु की एनर्जी के साथ, किसी के साथ भी कैसा तालमेल बिठाती है।
ऐसे समय में अच्छी और बुरी घटनाएं घटती हैं। जैसे कि तुर्की और सीरिया का अभी जो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, अभी अभी बिल्कुल नई बात है। फिर अपने हिंदुस्तान के उत्तराखंड में जोशीमठ में जो पहाड़ी दरक रही है ना, जहां पे शंकराचार्य का मठ भी है। तो दोस्तों, जब भी धरती के अंदर कोई हलचल होती है, धरती के अंदर जब भी कोई हलचल होती है, तो उसमें राहु बहुत बड़ा कारण होता है और साथ में केतु। अब दूसरी बात है, क्योंकि हमारी प्राचीन मान्यता के हिसाब से आप लोग देखेंगे, ये राहु केतु एक दानव थे, इनका सर काट दिया गया है ना। सूरज और चंद्रमा ने चुगली कर दी कि इन्होंने अमृत पी लिया है, तो इनका भगवान जी ने सर काट दिया। ये दो पार्ट हो गए, दोनों अलग अलग हैं, है ना। धड़ का जो हिस्सा है नीचे का वो केतु है और ऊपर का राहु है। और राहु केतु उसका बदला आज तक सूरज और चंद्रमा को, राहु सूरज को और चंद्रमा केतु को ग्रहण लगा के अपना बदला ले रहे हैं। इस बात को समझिए। और ये सब हमारे शास्त्रों में और ज्योतिष शास्त्रों में, धार्मिक शास्त्रों में, दोनों में वर्णित है। इस बात को भी समझिए। अब दूसरी बात कहता हूं दोस्तों, धरती के अंदर जब भी, क्योंकि मैंने एक शब्द बोला, ग्रेविटी है वो धरती से जुड़ी हुई है, इसको समझिए। और ग्रेविटी है ये राहु केतु की ताकत है, ऐसे समझ लीजिए। तो दोस्तों, राहु का सबसे ज्यादा असर, क्योंकि उस पर कोई फिजिक नहीं है, वो हमसे दूर नहीं है, वो एक एनर्जी के रूप में हमारे चारों तरफ घूम रही है। जब भी राहु केतु दूसरे ग्रहों के साथ दूसरे ग्रहों की एनर्जी अच्छी ले लेते हैं तो अच्छा असर दे देते हैं, बुरी ले लेते हैं तो बुरा असर दे देते हैं, ऐसे समझिए। जैसे कि एक उदाहरण दे देता हूं। राहु खाना नंबर 1 जन्म कुंडली में, घर 1 यानी कि लगन में बैठे हो, है ना। तो ऐसे व्यक्ति के घर के आसपास कोई ना कोई बर्बाद, यानी कि विडो औरत या विधुर व्यक्ति या बिना औलाद का, जिसका औलाद ना हुई हो, या उजड़ जाते हैं, इस तरीके के हालात के व्यक्ति रहते हैं राहु की एनर्जी के कारण। यानी कि अगर मेरी जन्म कुंडली में यह ग्रह योग है तो मेरे सामने वाले पड़ोसी तक पे असर जाता है, ऐसे समझिए। यानी कि उस राहु की एनर्जी का मेरी अन्य ग्रह जो बचे हुए हैं उनके साथ जो तालमेल है वो मेरे पड़ोसी तक पे, यानी कि मेरे दूर तक पे असर दे रहा है। तो अब यहां पे दूसरी बात आती है दोस्तों, जब भी धरती के अंदर जो हलचल होती है, जो भी कोई ज्वालामुखी जैसी घटनाएं होती हैं, बड़े बड़े जो साइक्लोन आते हैं जिनमें जनमानस के लिए लंबे, मतलब बात को समझिए, बहुत सारे लोगों की दुर्घटनाएं होती हैं। जैसे कि किसी खास क्षेत्र में पूरी तरीके से बाढ़ आ जाना, किसी खास क्षेत्र में बड़े तरीके से भूकंप आ जाना और सैकड़ों और हजारों की संख्या में लोगों का काल के गाल में समा जाना। ये दोस्तों राहु से संबंधित एनर्जी जो धरती के अंदर ज्यादा हलचल करती है, ये होती है। अब दोस्तों दूसरी बात, मैंने ये वीडियो क्यों बनाया, मैं ऐसे वीडियो ज्यादातर बनाता नहीं, ये रिसर्च का विषय है और मैं इस पे कंटिन्यू कई वर्षों से काम भी कर रहा हूँ और मेरे कई सारे मित्र भी इस विषय पे काम कर रहे हैं। हमारी आपस में पूरी डिस्कस भी होती रहती है समय समय पे। तो दोस्तों मैं ये जो कहना चाह रहा हूं कि ये जो ग्रहों के 9 नाम है, ये हमने दिए हैं उनके गुण और अवगुण रीड करके, समझ के। जैसे बृहस्पति है ना, अच्छा, चंद्रमा माता का अच्छा। अब दोस्तों मैं एक और बात यहां कहना चाहता हूं इस विषय पे, मैं चाहता हूं कि आप भी काम करिए, मैंने किया है, मेरे जोशी भाई जो भी मेरे से टच में रहते हैं, जो भी मेरी ये वीडियो सुनते हैं, समझते हैं, वो भी इस विषय पे काम करें। अब मैं दूसरे एक उदाहरण दे देता हूं दोस्तों। हमारे ये मैक्सिमम, मैं को बता दूं एक बात कि आप लोगों में ज्यादातर को ये बात का अच्छी तरह इल्म है, जानकारी है। दोस्तों हमारे बॉडी के अंदर लगभग 70-72% पानी होता है और उसमें जो लवण, यानी कि जो केमिकल का जो लोचा, यानी कि जो सारे केमिकल वगैरह होते हैं वो ही समंदर में होते हैं, ऐसे समझिए, है ना। जब पूर्णमासी आती है, हर महीने आती है, एक बार आपको पता ही होगा, एक मावस आती है, पूर्णमासी आती है, उस समय समंदर के पानी उछाल मारते हैं, है ना, यानी कि चंद्रमा की तरफ, यानी कि आकाश की तरफ उछलता है। अब दूसरी बात, जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा बुरे बैठे होते हैं, ऐसे लोग उस पूर्णमासी की तरफ, जब चंद्रमा ज्यादा, मतलब समंदर का पानी चंद्रमा के प्रति आकर्षण बनाता है, उछलता है ना, ऐसे उस समय विशेष पे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग जिनके चंद्रमा कमजोर होते हैं सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं।
क्योंकि उनका चंद्रमा जो मंदा असर देता है और आकाश में चंद्रमा पूरी ताकत से होता है, तो जो उनका मंदा चंद्रमा भी है ना, वो पावर यानी कि व्यक्ति की शरीर में वो समंदर वाले पानी का पूरा मामला है, तो उसका इतना असर होता है। लेकिन आजकल के हमारे 4 अंग्रेजी की किताब पढ़ लेते हैं लोग और वो इन चीजों को ध्यान नहीं देते हैं। इस बात को समझिए। अब दोस्तों इसी में एक और बात कर लेता हूं। आपने देखा होगा ज्वार भाटा है ना, ज्वार भाटा भी चंद्रमा की कला और विकलाओं के अनुसार ही उछल के आता है जमीन पर, यानी कि पानी का समंदर इलाके से दूर तक चले जाना, वो भी चंद्र की कलाओं के अनुसार ही होता है, ऐसे समझिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों से जो कहना चाह रहा हूं, हम सभी ग्रहों के बीच में, ग्रहों की ऊर्जा के साथ ही रहते हैं, और ये जो धरती माता हमें जो अन्न जल फल साग सब्जी जो भी देती है ना, ये धरती माता भी बाकी 9 ग्रहों का पूरा असर धरती पे पड़ता है। अब मैं यहाँ पे एक और बात बता दूं, सभी ग्रह हमें असर दे रहे हैं, सभी ग्रह धरती माता पे अपना असर दे रहे हैं ऊर्जा के रूप में। धरती माता सभी ग्रहों को अपनी ऊर्जा का असर दे रही है, और दूसरे सब ग्रह आपस में एक दूसरे के साथ ऊर्जा यानी कि एनर्जी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। जैसे बृहस्पति की ऊर्जा मंगल पे, मंगल की ऊर्जा चंद्र पे, चंद्र की ऊर्जा राहु पे है ना, राहु की ऊर्जा केतु पे, केतु की ऊर्जा सूरज पे। इस तरीके से सारी ऊर्जाएं ये मिल जाती हैं। इन्हीं ऊर्जाओं को जन्म कुंडली कहा जाता है। इसको समझिए, मैं इसको एक और उदाहरण से समझा देता हूं। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम एक जन्म कुंडली बनाते हैं तो उस जन्म कुंडली में इस प्रकार से, मैं दिखा देता हूं, इस प्रकार से ये जन्म कुंडली होती है ना। इस जन्म कुंडली को हम पूरा अंतरिक्ष, पूरी आकाश गंगा यानी 360 डिग्री, आपको ये तो पता ही होगा कि 360 डिग्री से ज्यादा तो कोई गोलाई होती नहीं है, सारी गोलाई है वो 360 डिग्री में आ जाती है। इन 360 डिग्री के 12 टुकड़े कर लेते हैं, यानी 30-30 डिग्री के। इसमें 12 खाने थे जो मैंने अभी आपको अपना लेटर पैड दिखाया है ना। अब वो सारे ग्रह एक दूसरे के साथ, किसी एक खाना नंबर 1 में कोई ग्रह बैठा है, खाना नंबर 2 में कोई ग्रह बैठा है, 4 में कोई बैठा है, 5 में अलग बैठा है, राहु किसी घर में बैठा है। उन सभी ग्रहों की ऊर्जा जब एक दूसरे से टकराती है, दृष्टि संबंध, टक्कर, षडाष्टक योग है ना, इस तरीके से वो सारे ग्रह एक दूसरे से टकराते हैं और वो एक दूसरे ग्रहों का असर अच्छा या बुरा करते हैं, इस प्रकार से। तो दोस्तों ज्योतिष सीखने के लिए ऊर्जा यानी कि एनर्जी पे काम कीजिए। मैं आप सभी से यही विनती करना चाहता था कि ज्योतिष बहुत ही ज्यादा बड़े स्तर का, हाई लेवल का विज्ञान है, और इस पे हमारे भाई लोग, हमारे ज्योतिषी लोग जो इसी मतलब धंधे का, मैं खुलेआम बोलता हूं भाई, मैं खुद ज्योतिषी हूं और मैं फीस लेके काम करता हूं, और ज्यादातर लोग कर ही रहे हैं। जो फ्री में बताते हैं उनको कोई ध्यान भी नहीं देता। भरपूर पैसे लेंगे आप तो आपकी बात को ध्यान भी दिया जाएगा, आपके दिए हुए रेमेडी और उपाय भी किए जाएंगे, है ना, ऐसे होता है। अब दोस्तों दूसरी बात पे आ जाते हैं कि रेमेडी यानी कि उपाय क्या होते हैं। हमारे प्राचीन ज्योतिष में, वैदिक कालीन ज्योतिष में पूजा पाठ मंत्रों के द्वारा या पत्थर वगैरह पहना के, रतन वगैरह पहना के उपाय कर दिए जाते हैं जिससे जातक को फायदा हो, यानी कि उन ग्रहों की एनर्जी को बैलेंस किया जाता है। पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, दान, पुण्य, रतन पहना के गले में, बाजू में, उंगली में, कलाई में, इस प्रकार से। और वही लाल किताब ज्योतिष में हम लोग करते हैं कि उन ग्रहों की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, जो एक दूसरे ग्रह के साथ टकरा के जब नेगेटिव हो रही है, यानी कि दुश्मन से दुश्मन ग्रह टकरा रहे हैं, जैसे राहु से सूरज या चंद्रमा से केतु या बुध से चंद्र, इस प्रकार से, तो बुराई के समय में उपाय करके उस नेगेटिव एनर्जी को जमीन पे ही कोई सामान लेके, जिसको हम लोग लाल किताबी आसिया बोलते हैं, यानी वस्तु, हर ग्रह से संबंधित वस्तु होती है। जैसे चने की दाल बृहस्पति है, सोना बृहस्पति है, लोहा शनिचर है, दूध चंद्रमा है, चांदी चंद्रमा है, रांगा राहु है, जौ राहु है ना, सफेद ज्वार शुक्र है, लाल ज्वार मंगल और शुक्र मिलके है, गुड़ सूरज है, मूंग बुध है। तो इन
सामानों के माध्यम से हम रेमेडी बनाते हैं। यानी कि ये जो सामान मैं ले रहा हूं उन ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं हमारी धरती पे, और जीवित व्यक्ति भी मतलब जानवर और इंसान भी प्रतिनिधित्व करते हैं, पेड़ पौधे वनस्पति तक प्रतिनिधित्व करते हैं ग्रहों का, क्योंकि उन वस्तुओं में उस ग्रह की ज्यादा ऊर्जा होती है, ऐसे समझ लीजिए। जैसे कि मैं एक उदाहरण दे देता हूं, मंगल हमारा भाई भी है, हमारी बाजू और कंधे भी है ना, हमारे दोस्त भी हैं, नीम का पेड़ भी है, ऐसे समझिए। अब ये कैसे हुआ? मंगल क्या है? सेनापति, बाजुओं की ताकत सेनापति के पास होगी तभी तो सेनापति, बात समझिए, है ना। भाई भाई हमारी बाजुओं की ताकत होती है, मेरा कहीं बाहर झगड़ा हो गया तो मेरे भाई मेरे साथ हमेशा आके खड़े हो जाएंगे। मेरे दोस्त मेरे को कोई टॉर्चर कर रहा है या मुझे कोई मारने आ गया तो मेरे दोस्त मुझे बचाने के लिए आके खड़े हो जाएंगे, मेरी बाजुओं की ताकत मंगल है इसलिए। अब नीम का पेड़ आ जाओ साहब, और इन सब में मेरे लिए मंगल की ही ऊर्जा होगी। अब साहब नीम के पेड़ पे आ जाएंगे, है ना। आप लोगों को पता होगा कि हमारे बुजुर्ग शुरू से नीम की दातुन किया करते थे, इस बात को समझिए। हमारे सभी के बुजुर्ग हमेशा नीम की दातुन किया करते थे। नीम की दातुन करने का क्या महत्व था, इस बात को समझिएगा दोस्तों। हमारे जो दांत है ना, टीथ, ये तो बुद्ध से संबंधित है, लेकिन जो हमारा मुंह है ये मंगल से संबंधित है ना, इस बात को समझिए। जो हम भोजन करते हैं वो भी मंगल से संबंधित है ना, ऐसे। तो हमारा मुंह का जो अंदर का सारा हिस्सा होता है ये गुलाबी रंग का या रेड कलर का होता है, आप लोगों को पता ही होगा, इसलिए मंगल से संबंधित है। खाता है, हमें एनर्जी देता है, इसलिए मंगल से संबंधित है। अब हम सुबह सुबह दो काम करते हैं। किसी व्यक्ति की लाल किताब के एक सिद्धांत के बारे में बात करूंगा। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर मंगल अच्छा होकर नहीं बैठा है तो मंगल के मित्र चंद्रमा, तो हमारी लाल किताब के सिद्धांत ये कहते हैं, ये पंडित जी ने, श्रीमान पंडित जी ने लिखा है, और ये मेरे गुरुदेव है, पहले इनसे मैंने सीखा। तो सबसे पहले कुल्ला करिए, है ना। रात भर का बासा मुंह हो गया, आपने जो भी कल खाया पिया था उस खाने पीने की वजह से सड़न वगैरह आपके मुंह के अंदर हो जाएगी, है ना। तो कुल्ला करिए अच्छी तरीके से, लेकिन केतु के समय में, सुबह सूरज निकलने से पहले बखत से उठ के, तो आपका मंगल जो नेगेटिव असर का बैठा हुआ तो उसको चंद्रमा की मदद मिल जाएगी और मंगल के सुख हो जाएंगे। अब दूसरी बात कि नीम की दातुन कर लीजिए, है ना। जो कल का सड़ा बासी गंदगी जो मुंह में लगी हुई थी, जो मंगल को खराब कर रही थी, क्योंकि नीम कड़वा भी है, तो वो सारी गंदगी को जब हम एक तरीके से ब्रश करेंगे नीम की दातुन, और खास तौर से आयुर्वेद से संबंधित नीम के अलावा शनि, है ना, शनि की दातुन यानी कि कीकर यानी कि बबूल की दातुन का भी जिक्र किया गया है। इस बात को समझिए क्यों किया गया दोस्तों, ये शनि से संबंधित है, कीकर और बबूल। सुबह सवेरे उठिए, सबसे पहले कुल्ला करिए अच्छी तरीके से, है ना। मुंह हमारा मंगल है, चंद्रमा की मदद मंगल को, यानी कि मंगल अच्छा रहेगा। फिर साहब कीकर या बबूल की दातुन लेके करिए। अब हमारे जो दांत हैं ये बुध है, ये लाल किताब की वस्तुओं में, आसिया में इस प्रकार से कहा जाता है, हमारे शरीर का हर अंग किसी न किसी चीज से संबंधित होता है, पूरी बॉडी का, है ना। तो जब हम कीकर से दांत साफ करेंगे तो हमारे बुध को शनिचर की मदद मिल जाएगी, ऐसे समझ लीजिए, ये हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से ग्रह बनाए जाते हैं। अब दूसरी एक और बात मैं कह देता हूं दोस्तों, आपको एक और लॉजिक दे देता हूं। मंगल चंद्र मित्र तो हैं, लेकिन मंगल के घर चौथे में, माफ करना, चंद्रमा के घर चौथे में, अगर हम कालपुरुष कुंडली के अनुसार देखें तो चौथी राशि कर्क होती है। मंगल चंद्र की मित्रता भी है, लेकिन चौथे घर में मंगल बैठे हों, क्योंकि मंगल एक गर्म ग्रह है ना। सेनापति मैंने बोला था, बाजुओं की ताकत, ऐसे समझिए। तो दोस्तों ये चंद्रमा की शीतलता को जला भी देते हैं। मित्र हैं, लेकिन मेरा कोई मित्र मेरे से बहुत ज्यादा बलशाली और मेरे पास आके बैठ जाए और वो अपनी बाजुओं के डोले दिखाने लगे, मुझे डराने लग जाए, तो मेरी हिम्मत कमजोर हो जाएगी ना। ठीक है, वो मेरा बुरा तो नहीं करेंगे, लेकिन मुझे समस्या हो सकती है, ऐसे समझ लीजिए। तो दोस्तों ऐसे समय में
मंगल देव से संबंधित वस्तु चीनी, ऐसे समझ लीजिए, है ना। माथे से लगा के या सर से 7 बार उतार के नदी में बहा दीजिए, ये सिद्धांत बनता है। अब मैं बोलूंगा आपकी जन्म कुंडली का खाना नंबर 4, 4th हाउस, कर्क राशि, इस बात को समझिए, सिर्फ आपके जीवन से संबंधित है। लेकिन जब आप नदी नहर में बहाते हैं, वहां पे हजारों हजार करोड़ लीटर पानी बह रहा होता है, यानी कि वहां पे चंद्रमा ज्यादा होता है। तो मंगल की चीनी जब हमने नदी नहर में बहा दी, है ना, तो चंद्रमा बड़ा होगा और वो मंगल वहां पे छोटा हो गया। आपने 4 किलो चीनी बहाई है मंगल से संबंधित, और चंद्रमा की वहां पे बहुत बड़ा स्पेस मिला हुआ है, हजारों हजार किलोमीटर नदियां जा रही हैं, नहरें जा रही हैं, और करोड़ों लीटर उसमें जल प्रवाह हो रहा है, गंगा यमुना जैसी बड़ी बड़ी नदियों में, है ना, या किसी नहरों में भी ऐसे ही होता है। तो वहां पे चंद्रमा उस मंगल को ठंडा कर देंगे, यानी कि आपके जीवन में मंगल की बुराई कम हो जाएगी, जो कि गर्म थे वो ठंडे हो गए। यही तो एनर्जी का सारा खेल है, ज्योतिष। हकीकत में ज्योतिषियों को मालूम ही नहीं है कि वो एनर्जी के साथ खेलते हैं, इसलिए ज्योतिषियों को चाहिए कि पूरी तरीके से ज्ञान अर्जित करें, मेहनत करें, रिसर्च करें, अपने गुरुजनों को ध्यान रखते हुए और उनकी विद्वता को, उनके ज्ञान को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें। दोस्तों, ज्योतिष बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा एनर्जी विज्ञान है, ऊर्जा विज्ञान है, इस पर मेहनत की अभी भी जरूरत है। मैं कंटिन्यू कर रहा हूं और उम्मीद करूंगा आपको मेरी ये वीडियो आज अच्छी लगेगी। नमस्कार, प्रणाम, जल्दी ही मुलाकात करते हैं। नमस्कार।